Hello and welcome back to my YouTube channel Danish Career Counseling and I'm with you डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही छोटा सेशन करूँगा। सेशन का टॉपिक है कि जो भी बच्चे पीएचडी करना चाह रहे हैं या पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं और आगे टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज पीएचडी को लेके मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरीके से पीएचडी की जाती है, कैसे उसमें एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, किस तरीके से आप को स्कॉलरशिप मिलती है या फेलोशिप वगैरह मिलती है अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, और क्या तरीका होता है पीएचडी करने का, कहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं, किस तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे, तो उन्हीं को मैंने एक कंसोलिडेटेड वे में एक वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए आप लोग को। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आगे पूरा वीडियो देखिएगा तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीएचडी, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि सबसे बड़ी डिग्री है वर्ल्ड की। अगर डिग्री की फॉर्म में बात करें, उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, फिर वो पीडीएफ वगैरह होता है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या डीलिट वगैरह। लेकिन एक रेगुलर अगर डिग्री की बात करें तो पीएचडी सबसे बड़ी डिग्री है। ओके, हर किसी का सपना होता है पीएचडी करना, जो खासतौर पे टीचिंग में जाना चाहते हैं या कि हम भी पीएचडी करें और हमारे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे और हम भी प्रोफेसर बने या साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने। ओके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पार्ट बने, अच्छी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बने। तो उसी सपने को लेते हुए बच्चे तैयारी करते हैं, नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं, नेट जेआरएफ निकालते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कल को हमारे पास अगर नेट होगा, जेआरएफ होगा, तो हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं, किसी अच्छी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, कि हमारा वहाँ पर एडमिशन हो जाए और हम पीएचडी करके एक अपना उज्जवल भविष्य बना पाएँ। एक उज्जवल भविष्य की कल्पना जो हम लोग करते हैं उसको एक शेप देने के लिए पीएचडी को एक माध्यम बनाते हैं कि काश हमारा पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सोच के बच्चे तैयारी करते हैं। तो पीएचडी के बारे में जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो कि एक डिग्री कोर्स है, तो पीएचडी करके आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वगैरह वगैरह। और उसके अलावा अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एज ए साइंटिस्ट के फॉर्म में भी जा सकते हैं, रिसर्चर की फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो पीएचडी वालों को हायर करती है। ओके, तो पीएचडी का बहुत अच्छा स्कोप है और पीएचडी करके आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है। तो पीएचडी में एडमिशन देखिए दो तरीके से होता है, या तो पीएचडी में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको एंट्रेंस दे के पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज यूजीसी जो एक हर साल में 2 बार नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूजीसी नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, उसके बेस पे भी पीएचडी में एडमिशन लिया जाता है। और सारी यूनिवर्सिटीज जो है नेट जेआरएफ को जो है कि उसके स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो नेट जेआरएफ के बेस पे आपका एंट्रेंस नहीं होता है और आपका सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, और फिर आप पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपने अगर पीएचडी ज्वाइन कर ली उसके बेस पे या एंट्रेंस के बेस पे भी ज्वाइन किया है, तो पीएचडी करने का मोड सेम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एंट्रेंस के थ्रू आप जाएंगे तो पीएचडी अलग तरीके से होगी और नेट जेआरएफ के थ्रू जाएंगे तो पीएचडी का रूट अलग होगा। पीएचडी का प्रोसेस वही रहता है जो सारे स्टेप्स पीएचडी के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब आप पीएचडी में इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू के बाद आप उसको आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक कोर्स वर्क होता है, 6 महीने का अमूमन तौर पे देखा जाए कोर्स वर्क शुरू होता है। कोर्स वर्क का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से क्लासरूम स्टडी ही होती है, एक स्टूडेंट की तरह आपको बैठ के पढ़ना है। आपकी क्लासेस होंगी 4 से 6 महीना और उसमें करीब 3 से 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, रिसर्च टूल्स जो है वो सिखाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बताया जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, कैसे सारी चीज़ें थीसिस वगैरह लिखी जाती है। तो उन सब के ऊपर आपको 6 महीने का कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क के बाद आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम को आपको जो है क्वालिफाई करना, मिनिमम पास करना होता है। उसमें ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मेरिट हो, लेकिन उसको क्लियर करना है। ठीक है, एक बार जब कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर आपका अगला काम शुरू होता है लिटरेचर रिव्यू। यानी कि आप अपने फील्ड का या जिस भी टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हैं उस पे आप जो ऑलरेडी किया हुआ काम है, जो लोग पहले से कर चुके हैं,
आपके मिलते जुलते फील्ड पे या मिलते जुलते टॉपिक पे, तो उनके किए हुए काम को हम रिव्यू करते हैं, उसे बोलते हैं रिव्यू लिटरेचर। उसको पढ़ते हैं, देखिए लोगों ने क्या क्या खोज की है, क्या क्या दिया है, तो उससे ही पता चल जाता है कि क्या क्या काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ गैप हैं। तो वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू सबसे बड़ी चीज़ होती है और लिटरेचर रिव्यू को आधी पीएचडी माना जाता है। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू अच्छे से कर लिया, कई बार लिटरेचर रिव्यू करने में बहुत टाइम लगता है, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद जब आपके वेरिएबल्स फाइंड आउट हो जाते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, फिर आपका काम शुरू होता है जो है क्वेश्चनर वगैरह बनाना या डेटा कलेक्शन करना, जो भी मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, जो जो तरीका, जो माध्यम आप यूज़ करेंगे, तो मेथोडोलॉजी आपको डिफाइन करनी है। और अपना क्वेश्चनर वगैरह बना के, अगर आपकी सर्वे रिसर्च है तो क्वेश्चनर वगैरह बना के आप अपना डेटा कलेक्शन पर लग जाते हैं और अपनी डेटा को कलेक्ट करने लगते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद फिर आपका उसमें एनालिसिस आना शुरू हो जाता है। एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बाद फिर वो सारी चीज़ें, फिर बाद में आपको चैप्टर वाइज आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में दौरान आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो हर 6 महीने पे प्रोसेस आपकी रिव्यू होती है। आपका 6 महीने का काम देखा जाता है कि आपने 6 महीने में क्या काम किया, उसकी मीटिंग होगी, उसके पूरी मिनट्स बनेंगे, उसमें आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि भाई 6 महीने में आपने क्या काम किया, क्या आपके काम का स्टेटस है, वो आपको उसमें बताना रहता है। तो इस तरीके से हर 6-6 महीने पे आपकी वर्क को, आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है। और फिर एक एनुअल रिव्यू भी होता है कि एक साल में आपने क्या काम किया। तो इस तरीके से हर साल करते हुए आपका पीएचडी धीरे 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 अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ओके, और लास्ट में फिर आपका हो जाता है प्री सबमिशन। और प्री सबमिशन के बाद, प्री सबमिट मतलब एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले प्री सबमिट किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद फिर जब उसमें कोई कमी नहीं होती है आपके काम में, फिर आपको फाइनली पीएचडी सबमिट करने का मौका दिया जाता है और आपको अपनी पीएचडी को डिफेंड करना होता है। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस होती है पीएचडी करने की। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं पीएचडी करने में। कई बार ऐसा लगता भी है कि मतलब थोड़ा सा टाइम, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 3 से 5 साल अमूमन तौर पे लगते हैं। तो उसमें थोड़ा सा लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं और कई बार छोड़ भी देते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ पीएचडी करिए। क्योंकि पीएचडी में देखिए पी आता है, पेशेंस में पी आता है। तो विदाउट पेशेंस यू कैनॉट डू पीएचडी। तो पीएचडी करना है तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़ी चीज़ आपके हाथ में आएगी। और एक बार आप पीएचडी कर लेते हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि आपने पीएचडी कंप्लीट किया है। यू हैव बीन कॉल्ड एज ए डॉक्टरेट, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ओके, तो इस तरीके से आप पीएचडी करते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग नेट जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करते हैं, खासतौर पर जेआरएफ के थ्रू, तो जो लोग जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करते हैं तो उनकी देखिए जिस दिन से वो पीएचडी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग डेट से ही उनकी फेलोशिप काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर हमें फेलोशिप कब से मिलेगी, तो पीएचडी चल रही है। तो मैं बता दूं, जब से आप ज्वाइन करते हो तब से आपको जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो जाती, या तो थीसिस सबमिट हो जाए या आपके 5 साल पूरे हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी चीज़ पहले हो जाती है तो आपका जो है फेलोशिप मिलना आपको बंद हो जाता है। और उस फेलोशिप के साथ साथ आप कोई दूसरी और अर्निंग नहीं कर सकते, ना ही कोई इनकम कमा सकते हैं। ओके, तो ये फेलोशिप की बात आई। जो लोग फेलोशिप होल्डर्स होते हैं, जैसे जेआरएफ का किसी ने क्वालिफाई किया है, तो 2 साल पूरे होने के बाद, 2 साल तक तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। 2 साल होने के बाद फिर आपका वर्क रिव्यू किया जाता है कि आपको जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाए या नहीं। उसकी एक मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, और आप सक्सेसफुली अगर उस प्रेजेंटेशन को पास कर जाते हैं तो आपका जेआरएफ जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि क्या बिना पीएचडी में एडमिशन लिए जेआरएफ मिल सकती है। तो मैं उनके लिए जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, बिना पीएचडी में एडमिशन लिए आप जेआरएफ अवेल कर ही नहीं सकते। जेआरएफ का वजूद ही पीएचडी के साथ है। अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको जेआरएफ मिलेगी, अगर पीएचडी नहीं करेंगे तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। ओके, और वो जेआरएफ बाद में फिर एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पीएचडी आप नहीं करेंगे तो वो आपका नेट के इक्विवेलेंट है। जेआरएफ का फायदा जब ही है जब आप पीएचडी करें। ओके, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताई। फिर पीएचडी के दौरान आपको 2 रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल में, एक बोलते हैं वर्ड यूज पीयर रिव्यूड जर्नल में आपको पब्लिश करने हैं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि यूजीसी फंडेड है या आईसीएसआर फंडेड है, उस कॉन्फ्रेंस में जाके उनको आपको प्रेजेंट करना होगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आपका वाइवा होगा, ओपन वाइवा होगा। आपकी थीसिस जो है वो कम से कम 3 से 5 लोगों के पास जाएगी। वो आपकी थीसिस को रिव्यू करेंगे, उसमें कमेंट देंगे और उसमें बताएंगे कि आपके काम में क्या कमी है, क्या आपने गलती की है, या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट है। वो सारी चीज़ें जो है आपकी थीसिस पे आएगा। और फाइनली आपकी फिर थीसिस का प्रेजेंटेशन होता है और आपको पीएचडी अवार्ड हो जाती है और आप बन जाते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप अपना कैरियर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह स्टार्ट
कर सकते हैं। तो ये एक जर्नी रहती है पीएचडी की। तो मैंने बताया कि पीएचडी करने की अगर बात करते हैं तो इंडिया में कहीं से भी आप पीएचडी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से पीएचडी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो संस्थान यूजीसी से या एआईसीटी से यूजीसी से जो है मान्य हो, सीएसआईआर से मान्य हो, और ऐसा ना हो कि कोई इनवैलिड यूनिवर्सिटी हो आप तो उससे पीएचडी करना बेकार है। और रही बात फेलोशिप की, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से करें फेलोशिप आपको मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट से करें, गवर्नमेंट से करें, सेंट्रल से करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, सब जगह से आपको फेलोशिप मिलेगी। और रही बात पीएचडी कहाँ से करने की बात है, कहाँ बेहतर होगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बेटर होती है, वहाँ पर रिसर्च का एनवायरनमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेंगे तो आपकी पीएचडी इनवैलिड मानी जाएगी। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो बहुत अच्छे से रिसर्च कराती हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटी को भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बेसिक्स बताए पीएचडी के बारे में। और अगर आपका कोई सवाल अछूता रह गया हो तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश कारी काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।